इसी बीच एक बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं दिल्ली से, जहां पर सुरक्षा बलों पर हमले की जानकारी है। राजौरी गार्डन में हमला हुआ है। बदमाश को अरेस्ट करने गई थी पुलिस और इसी दौरान पुलिस पर हमला, पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया और इसके बाद वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से टारगेट किया गया है। दरअसल यहां पर एक बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी और स्थानीय लोगों ने इसको लेकर के विरोध जाहिर किया। राजौरी गार्डन में पुलिस पर हमला, बदमाश को अरेस्ट करने गई पुलिस टीम पर किस तरीके से हमला हुआ है, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाकायदा जो जानकारी है वो ये कि पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई। भीड़ ने पहले पुलिस की गाड़ी को रोका, उसके बाद जैसे ही पुलिसकर्मी वहां पर उतरते हैं, बदमाश को पकड़ने के लिए जाते हैं, वैसे ही लोगों का जो जन समूह था वो वहां पर उमड़ गया और इसी दौरान पुलिस पर हमला किया गया। हालांकि अब क्या कार्रवाई आगे होगी वो देखना होगा, लेकिन इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक बदमाश को बचाने के लिए सिर्फ आखिरकार लोग वहां पर किस तरीके से पुलिस पर हमला कर सकते हैं। राजौरी गार्डन की बात की जाए तो ये बहुत पॉश इलाकों में इसकी गिनती होती है। वहीं पर दरअसल एक बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी। पुलिस को जानकारी मिली कि वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद पुलिस टीम यहाँ पर जब पहुंचती है तो किस तरीके से स्थानीय लोगों ने विरोध किया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आपको नजर आएगी जो कि इस पूरे घटना का विरोध करती है और इसी दौरान पुलिस टीम पर पत्थरबाजी और हमले की भी जानकारी मिल रही है। और इस बीच अगली बड़ी खबर है दिल्ली के मालवीय नगर से, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने चाकू गोदकर बाप बेटी की हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, ये बड़ी जानकारी है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार रात को 8 बजे मालवीय नगर थाने की पुलिस के पास एक कॉल आता है और इसमें पता चलता है कि दिल्ली में चाकूबाजी की घटना हुई। घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर पिता पुत्र घायल अवस्था में पाए गए। पुलिस दोनों को लेकर तत्काल अस्पताल पहुंची, लेकिन इसी बीच जब अस्पताल पहुंचे वहां पर मृत घोषित उनको कर दिया गया। मृतकों की पहचान हुई है 55 साल के जय भगवान और 22 साल उनके बेटे सौरभ के रूप में। दोनों पर ही चाकुओं से जमकर यहां पर वार किए गए थे। ये बड़ी जानकारी, लगातार जो दिल्ली के कानून व्यवस्था उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। हत्याओं का दौर थमने का नाम यहां पर नहीं ले रहा। पुलिस ने बताया कि मृतक पिता थाने के द्वारा घोषित पुराना अपराधी है और उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, स्नैचिंग आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले भी दर्ज हैं। बढ़ती खबरों में आगे और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात जनता को देने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। कुछ रूटों पर हेवी ट्रैफिक रहेगी, इसे लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। तो सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की, क्योंकि देखिए कई जगहों पर हैवी ट्रैफिक की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो लोकार्पण कर पैदल कर सकते हैं अवलोकन प्रधानमंत्री मोदी। NH 48 से बजगीड़ा बॉर्डर तक बना एक्सप्रेसवे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम से देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। इससे NH 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात को सुचारू करने और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। यानी कि देखिए लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक और सुविधा यानी कि ट्रैफिक से लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। हैदराबाद की बात कर लेते हैं। इंदिरामा आवास योजना का शुभारंभ आज ऐसे में सीएम रेवंत रेड्डी करेंगे योजना का शुभारंभ। भद्राचलम में 6 गारंटी का हिस्सा है ये योजना। पहले चरण में 3,500 लाभार्थियों को मिलेगी आवास राशि। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3,500 लाभार्थियों को ये राशि मिलेगी। घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो देखिए पहले चरण में किस तरीके से ये माना जा रहा है कि 3,500 लाभार्थी हैं जो जिनको सीधा सीधा इसका फायदा होगा। घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो इंदिरामा आवास योजना का शुभारंभ आज सीएम रेवंत रेड्डी की तरफ से किया जाना है और ऐसे में घर बनाने के लिए भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि सीधा जनता को लाभ पहुंचाना। और आप ये भी कह सकते हैं कि रेवंत रेड्डी की तरफ से जो वादे किए गए थे जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं और लोकसभा का चुनाव भी बेहद करीब है। तो ऐसे में जनता के बीच संदेश भी देना है कि जो वादे आपसे किए थे उन्हें हमने पूरा किया है, उन दावों को हमने पूरा किया है और इसीलिए लगातार तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं, ऐसी योजनाएं जिनका फायदा आम जनता को हो। और सबसे बड़ी बात है कि इंदिरा अम्मा जो योजना की शुरुआत हो रही है, क्योंकि तेलंगाना को लेकर के कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि तेलंगाना जो बना है इसके पीछे इंदिरा गांधी की भूमिका बहुत बड़ी थी और इसी वजह से जब एक योजना की शुरुआत हो रही है तो इंदिरा गांधी के नाम पर ही इस योजना को रखा गया। हालांकि देखना होगा कि सियासी फायदा कितना पहुंचता है।
चलिए बात कर लेते हैं अखबारों की और तमाम न्यूज़पेपर्स ने एक खबर को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया है, वो है बंगाल की सियासी पिच पर गुजरात के यूसुफ पठान। अब ये खबर क्या है वो आप समझिए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी से उनका मुकाबला हो रहा है। धोनी की दोनों वर्ल्ड चैंपियन टीमों में रहे हैं। टीएमसी ने बहरामपुर लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया है। कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी दरअसल 2 बार से सांसद वहां पर रहे और बीते दिन तो उन्होंने कह दिया कि आखिरकार बाहरी को क्यों मौका मिल रहा है। लेकिन कल टीएमसी की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। लेकिन इस दौरान जो सबसे दिलचस्प था वो ये कि जो बहरामपुर की लोकसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी जीतते हुए आए हैं, उसी सीट पर टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान को टिकट दे दिया गया। अब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ पठान ने कहा कि अगर आपको मौका देना ही होता तो आप उनको राज्यसभा से भेज देते, अगर आपको यूसुफ पठान को भेजना ही था। लेकिन अगर आप लोकसभा में उनको लड़वा रहे हैं तो आम बंगाली के मन में सवाल है कि आखिरकार भाई हमारे स्थानीय लीडर्स को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, क्यों बाहरी को यहाँ पर लेकर के आया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर INDI जो ब्लॉक है, जो कि काफ़ी उम्मीदों के साथ बना था, एक और राज्य में तमाम जो बातें थी वो धराशायी साबित हुई, क्योंकि कल टीएमसी की तरफ से 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। और दिलचस्प वो सीट है बहरामपुर की, जहां पर अब कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के साथ मुकाबला अगर होगा तो वो यूसुफ पठान का होगा। और यूसुफ पठान ने तो कई मौकों पर देश का नाम गौरवान्वित किया है। धोनी की वर्ल्ड चैंपियन टीम में हिस्सा रहे हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि सियासी पारियों की कैसी होती है पलक। बिल्कुल प्रिया, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे रोहतक से। रोहतक सुनारिया जेल वापस पहुंचा एक बार फिर राम रहीम। 50 दिन की पैरोल खत्म हो गई है। आपको बता दें हाईकोर्ट ने इस बार सरकार से मांगा था जवाब, पहले लेनी होगी परमिशन। आपको याद होगा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कैसे फटकार लगाई थी मनोहर लाल सरकार को कि आप बार बार किस बेस पर पैरोल दे देते हैं, लेकिन अब जब अगली बार आपको पैरोल देंगे तो आपको परमिशन इसकी लेनी होगी। ये फटकार लगाई गई थी। 19 फरवरी को 50 दिन की पैरोल दी गई थी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको इसमें बता रहे हैं। सरकार से पूछा था कि बार बार राम रहीम को ही पैरोल क्यों दी जा रही है, अब पहले आपको परमिशन लेनी होगी। दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहा सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 5:03 पर वापस सुनारिया जेल कल पहुंच गया है। बढ़ती खबरों में आगे और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिशूल दिया था और हाथ में त्रिशूल, माथे पर तिलक। और विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शंकर के जयघोष से चुनावी शंखनाद किया था। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। विधि विधान से काशी विश्वनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की और एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर का एक लंबा रोड शो किया, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत गुलाब और गुलाल से किया गया। गर्भगृह में बाबा का 30 मिनट तक उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। वो तस्वीरें आपने देखी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दूसरी बार था जब लोकसभा चुनाव से पहले वो वाराणसी पहुंचे थे। 44वां ये दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस दौरे के दौरान जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना तो साधा ही साधा, साथ ही साथ करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन शिलान्यास भी किया है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के 2 पूर्व मंत्री विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहलोत को चुनौती दी, कहा कि उनके किए वादे निकलवा रहा हूं। 2 पूर्व मंत्रियों सहित आधा दर्जन नेता बीजेपी में शामिल और ऐसे में भाजपा में 25 लोग शामिल हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस पार्टी को जोर का झटका एक के बाद एक लग रहा है, चाहे महाराष्ट्र से लगे, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए या फिर आप राजस्थान की बात कर लीजिए। तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस का हाथ का साथ वो लोग छोड़ रहे हैं। और ऐसे में देखिए किस तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा का भी बयान सामने आया। और अब जब एक के बाद एक ज्वाइनिंग हो रही तो देखना होगा कि इस पर किस तरह के आगे सियासत होती है, क्योंकि कांग्रेस तो ये कहती है तमाम उन नेताओं को लेकर या उन लोगों को लेकर जिन्होंने कांग्रेस का साथ इस वक्त छोड़ा है कि ये वो लोग हैं जिनको, जो हमारे साथ पहले से जुड़े थे, जिनको हमने इस पद तक पहुंचाया या फिर एक मुकाम तक पहुंचाया, और आज जब कठिन दौर से कांग्रेस गुजर रही है तो वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। संदेश खाली में ईडी पर हमले का पूरा मामला। बशीरहाट के सब डिविजनल कोर्ट ने
कस्टडी बढ़ाई है। कोर्ट ने शाहजहां शेख की सीबीआई कस्टडी 4 दिन के लिए बढ़ा दी। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिरासत मिल चुकी है। सीआईडी ने शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपी थी और उसके बाद एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी की गई है। दरअसल सीआईडी की तरफ से इस पूरे मामले में जब सीबीआई को सौंपा गया, उसके बाद सीबीआई ने जब कोर्ट में पेश किया तो जब रिमांड की अवधि खत्म हुई तो फिर मांगा गया कि रिमांड की अवधि को बढ़ा दिया जाए। इस पूरे मामले में आपको याद होगा कि राशन वितरण घोटाले में जब ईडी की टीम पहुंची थी बशीरहाट उसको अरेस्ट करने के लिए शाहजहां शेख को, तो उसी दौरान वहां पर पत्थरबाजी हुई थी, ईडी की टीम पर हमला हुआ था, कई सारे अधिकारी जो कि चोटिल हुए थे। इसी पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से 3 एफआईआर दर्ज की गई और इस पूरे मामले में शाहजहां शेख की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई। एक तरफ संदेश खाली की पीड़िताएं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ यौन शोषण हुआ है, किस तरीके से उनके साथ जुल्म ढाए गए हैं, उस पूरे मामले में तो जांच चल रही है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जिसमें किस तरीके से ईडी की टीम पर हमला हुआ, उस पूरे मामले में भी शाहजहां शेख की मुश्किलें अब बढ़ती हुई, क्योंकि अब एक बार फिर से जो रिमांड की अवधि है उसको बढ़ा दिया गया। पलक और चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से आपको बताएंगे बड़ी खबर, जल बोर्ड के बोरवेल में गिरे हुए शख्स की मौत हो गई। कल ही आपको ये खबर हमने बताई थी। 40 फीट गहरे बोरवेल में 12 घंटे तक ये शख्स फंसा रहा। 12 घंटे के रेस्क्यू के बाद इस शव को निकाला गया है। एनडीआरएफ पुलिस की टीम, फायर सर्विस हालांकि वहां पर मौजूद थी और कोशिश हो रही थी कि जल्द से जल्द बाहर उस व्यक्ति को सकुशल निकाल लिया जाए, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में है कि उस शख्स की मौत हो गई। विकासपुरी का ये पूरा मामला था। 14 घंटे तक बचाव अभियान यहाँ पर चलाया गया। एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पर मौजूद थी और लेकिन तब भी उस शख्स की जान नहीं बचाई जा सकी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लापरवाही का नतीजा, इस मौत की जिम्मेदारी आखिर किसके कंधों पर होगी। पुलिस का कहना है कि ये शख्स चोरी के इरादे से जल बोर्ड कार्यालय के परिसर में दाखिल हुआ था। वहां से भागने के दौरान वो बोरवेल में जा गिरा। दमकल विभाग निदेशक उन्होंने बताया कि शनिवार को रात को करीब 1:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गिरने की सूचना मिली। हालांकि तुरंत मौके पर सूचना लगते ही तमाम जो रेस्क्यू टीम है, बचाव दल है, वो वहां पर पहुंचा, लेकिन उस शख्स को बचाया नहीं जा सका। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद जल मंत्री आतिशी ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पत्र लिखकर इस पूरे मामले में जांच की बात भी कही है। बढ़ते खबरों में आगे अंबाला से खबर, रेल रोकने जा रहे किसान हिरासत में लेके पंजाब में 4 घंटे रेलवे ट्रैक जाम रहा। गुस्सा यात्रियों किसानों के बीच कई जगहों पर बहस की भी खबर सामने आई और 45 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लुधियाना, अमृतसर समेत कई जिलों में रेल रोकी गई है और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। किसानों ने देश में 100 स्थानों पर रेल चक्का जाम किया और रेल चक्का जाम होने की वजह से आम जनता काफी ज्यादा परेशान नजर आई। पंजाब में 60 स्थानों पर रेल ट्रेन रोकी गई और हरियाणा, राजस्थान, यूपी, केरल सहित कई राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिला। तो देखिए किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। 4 दौर की वार्ता हुई है सरकार के साथ, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो केंद्र स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों का भाव तय करे। किसान नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार किसान संगठनों की मांग के अनुसार एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के फॉर्मूले के अनुसार फसलों का भाव तय करे और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। और बीते दिन की तस्वीर आपने देखी किस तरह से कई जगहों पर ट्रेन रोकी गई और जिसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने रंजना, और भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को भी करना पड़ रहा था। आगे बढ़ेंगे क्योंकि बात राहुल गांधी की न्याय यात्रा की कर लेते हैं। न्याय यात्रा छोड़कर अचानक से दिल्ली राहुल गांधी बीच में पहुंच गए। गुजरात के सोनगढ़ का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अब मंगलवार को महाराष्ट्र से यात्रा शुरू होगी, तो वहीं सूची के मंथन के लिए दिल्ली गए। दरअसल उम्मीदवारों के लिस्ट को लेकर यह कहा जा रहा है कि उस पर मंथन करना था, विचार विमर्श करना था, कौन कौन से कैंडिडेट है जिनको टिकट दिया जाना है, कौन से वो चेहरे हैं जिनको मौका दिया जाएगा, कौन सा नहीं, इसी को लेकर मंथन करने के लिए वो दिल्ली चले गए। बीच में ही सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। आगे बढ़ते हैं, महतारी वंदन योजना की पहली किश्त। जी हाँ, कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि महिलाओं को ड्रोन भी देंगे। पीएम मोदी ने वर्चुअल इस कार्यक्रम को संबोधित किया। नमो ड्रोन योजना के तहत सरकार ड्रोन भी देगी और ये छत्तीसगढ़ की बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है, महतारी वंदन योजना। और इसमें प्रधानमंत्री जब वर्चुअली जुड़ते हैं तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा
दिशा में सरकार कार्य कर रही है, किस तरीके से नमो ड्रोन योजना के तहत सरकार जितनी भी महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बना रही है, क्योंकि इसके जरिए कोशिश ये होती है ड्रोन दीदियां कि अगर आप देखेंगे तो दरअसल जो महिलाएं हैं कैसे वो कृषि के क्षेत्र में ड्रोन की तकनीक के साथ कार्य कर सके, ये कोशिश होती है। और इसी दिशा में महातारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी की गई। जाहिर है महातारी वंदन योजना जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी गृहिणियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इसी को लेकर के प्रदेश सरकार की ओर से भी लगातार पहल छत्तीसगढ़ में, और दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और अब बात होगी पश्चिम बंगाल की। दरअसल टीएमसी ने 42 लोकसभा कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। क्रिकेटर यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद के नाम सामने आए हैं। नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती का लेकिन टिकट इस दौरान कट गया है। तो बंगाल में तृणमूल एकला चलेगी। 7 मौजूदा सांसदों को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। आपको बता दें पार्टी ने 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि नामांकन वापस लेने तक गठबंधन के लिए द्वार उसके लिए खुले हुए हैं, ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। पार्टी ने बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। इसके अलावा आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का नाम इसमें शामिल है। टीएमसी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां और जादवपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया है। अगर हम बात करें टीएमसी की तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। इनमें से 12 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की 2 बड़े चेहरे रचना बनर्जी हुगली और इसके अलावा दीपक अधिकारी देव, इनके भी टिकट काट दिए गए हैं। इस बार की अगर हम बात करें तो 12 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा है। ममता बनर्जी ने कहा है हम बंगाल में कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ेंगे। असम और मेघालय में भी चुनाव लड़ेंगे। यूपी के लिए सपा से बात चल रही है। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर हरियाणा से, जहां रेवाड़ी में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही। मसानी गांव के सरकारी स्कूल के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे, जहां देर रात भीषण हादसा, और रेवाड़ी में देर रात भीषण हादसे की खबर है। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें देखिए गाड़ी किस तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। मसानी गांव के सरकारी स्कूल के पास ये हादसा हुआ है। हालांकि 4 की हालत गंभीर और घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में एडमिट कराया गया है।